आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट स्पीक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसमें अलग अलग किस्म से फील्ड के लोगों को हम इनवाइट करते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। टैलेंट हर शख्स में होता है, लेकिन कभी कभी उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, लेकिन वो खुद जागता है या कुरेदा जाता है, कुछ ना कुछ होता है। म्यूज़िक का, डांस का, ड्रामे का। और कई दोस्त हमारे ऐसे हैं, जाने माने लोग भी हैं, जो बाय प्रोफेशनल पुलिस में हैं या मेडिकल में हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। पढ़ाई को लेके भी एक टैलेंट होता है। और उस टैलेंट की कड़ी में, इस प्रोग्राम की कड़ी में, प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में, आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुलाया है, जिन्हें तकलीफ़ दी है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक नाम है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर भी उनका नाम है। उनका छोटा सा परिचय ये है कि वो हमारे ड्रामा फील्ड के हैं, लिटरेचर से हैं, और भी बहुत सी विधाओं में हैं। डॉक्टर सुधीर महाजन। डॉक्टर सुधीर महाजन जिनका एक 100 प्ले से ज़्यादा जिन्होंने डायरेक्शन की है, स्ट्रीट थिएटर मतलब बच्चों के साथ भी काम किया, और 100 के करीब करीब उन्होंने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ थिएटर वर्कशॉप की है। शुरुआती दौर में एक गंभीर सी स्ट्रगल की है। इत्तेफाक से ये है कि हमारे दोस्त भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, और हम मिलके भी हमने बहुत काम किया है, बहुत सी स्ट्रगल हमने भी मिलके की है। एमएससी इन स्पिरिचुअलिटी में भी उन्होंने किया हुआ है। तो आज इन सब चीज़ों पे हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये टैलेंट उनके अंदर कैसे कैसे उभरता गया, कैसे कैसे आता गया, और उसके बाद उनकी पीएचडी और एक लंबा सफ़र, ड्रामा लिखने के सफ़र में भी वो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पे और प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना क्या चाहेंगे, एक छोटी सी खरीदना चाहेंगे आप में कि डॉक्टर साहब ये शौक़ कब हुआ? सबसे पहले परफॉर्मिंग आर्ट का ये या बिल्कुल यू आर राइट सर, बट एवर यू हैव depicted about my biodata, it is very nice of you. So you have told me about the talent from which I have acquired that, whether it was a natural or something else. So इसके बारे में सबसे पहले आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, because I have an opportunity to be here with you, person who is also from have a theatre background and media, all that things. And दूसरा ये कि इस वक्त जो भी या इसके रिकॉर्डिंग होने के बाद जो भी लोग सुनेंगे, उनको भी मैं अपनी तरफ से नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम कहता हूँ, कि हो सकता है कि उनको ये प्रोग्राम जो है, क्योंकि मुश्ताक साहब या वार्तालाप करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ऐसी, बेशक हम इस टॉपिक पे बड़े ही रिलैक्स मूड में बातें करेंगे, बड़ी जिसको कहते हैं कि औपचारिकता या फॉर्मल वे से ना समझिए, एक रिलैक्स वे से हम बात करेंगे, लेकिन डिस्पाइट दैट मे बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव फॉर द व्यूअर्स whosoever will witness this program. So मुश्ताक साहब, आप ये पूछ रहे थे कि पहले तो आपने एक बड़ी ही शानदार बात कही है जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि खासकर आज के दौर में देखा जाए कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट है। आपके पिछले भी एपिसोड्स में आपने कहा था कि अब पेरेंट्स जो हैं दे आर आल्सो अवेयर अबाउट द टैलेंट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि वो किस दिशा में हैं, और उसको एक एक्सप्लोर करने में, उसको एक शेप देने में, उसको कल्टीवेट करने में, या आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल चीज़ें हैं, इम्बाइब करना है उसको, उसके लिए वो उसको एक डायरेक्शन मुहैया करवाते हैं। टीचर्स होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन होती है, और मोरओवर मैंने जो देखा है, खासकर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि उनके बच्चे के अंदर ये वाली प्रतिभा है, टैलेंट है, तो वो क्या करते हैं कि वो बच्चे को खुद टीचर के पास ले जाते हैं, और जब तक क्लास चलती रहती है तब तक वो
पेरेंट्स जो हैं, माता या पिता कुछ भी कह लीजिए, कई बार पिता जाते हैं, कई बार माता जाती हैं, तो वो क्लास के बाहर होती हैं या कुछ कर रही होती हैं और बच्चा जो है अंदर एजुकेशन ले रहा होता है। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, आज का कंटेम्परेरी वर्ल्ड, जिसके अंदर एजुकेशन का और इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, ये उसके परिणाम हैं। लेकिन अगर आप हमारी पीढ़ी की बात करें, इस पीढ़ी से आप हैं या मैं हूं, जिस उसके अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं, मसलन आप 80s की बात करें या 70s की बात करें, तो उसके अंदर इस तरह का एक्सप्लोजन जो था एजुकेशन का और टैलेंट को एक दिशा देने का, वो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता है, जो कि आज के इस इरा में दिखाई देता है, समय में दिखाई देता है। तो ये उन बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक तो प्लेटफॉर्म मिलता है, दूसरा माता पिता का एडवाइस, काउंसलिंग और उनकी सजेशंस, और मोर ओवर राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो भी आप देखते हैं कि आज आप कितने सारे चैनल्स में अगर आप देखें तो वो जो बच्चे आपको दिखाई देते हैं वो खुद नहीं पहुंचे हुए हैं वहाँ, उनके पीछे उनके माता पिता का और उनके गाइडेंस का साफ साफ पता झलकता है कि कोई उनके पीछे सपोर्ट जो है उनके पीछे है। अब ये बात आती है कि ये सारी बातें जो हैं ये उस समय भी थी, पर इस तरह का एक्सप्लोजन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, कैरियर्स जो थे वो नहीं थे। सो आई थिंक द चिल्ड्रन ऑफ दैट प्रेजेंट ईरा आर लकी एनफ बिकॉज दे आर गेटिंग सच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग्स। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जितनी भी चीज़ अभी तक हमें बताई वो बिल्कुल सही बताई और वाकई वो सही बात है। आज का दौर और हमारा दौर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें कभी पेरेंट्स ने लेके नहीं गए कि ये विधा सीखो, ये विधा सीखो, तब शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज है। लेकिन मेरा वही सवाल, वही बात वहीं पे है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपके अंदर ये फ़न, हालांकि आपके पास बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हैं, है ना, लेकिन आज हमारी जो बातचीत है वो यही है कि जो फ़न ड्रामे का या लिखने का, हम ड्रामा से लेंगे, शुरू करेंगे, फिर बाकी चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। तो आपके अंदर ये शौक़ कैसे जागा? आप और प्रोफेशनल में भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, डॉक्टर बन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस व्हिच यू कैन एग्जिबिट योर टैलेंट। उसके बारे में वाई थिएटर, तो जो वाई थिएटर है इसमें पहली बात तो ये है मुश्ताक साहब कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि थिएटर एक ऐसी विधा है जिसमें मुझे लगा अपने आप में कि जैसे मैं पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ रखता हूं, तो मुझे लगा कि थिएटर जो है इसमें दोनों चीज़ें एक साथ मिलके, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सभी विधाएं जो हैं वो आप एक ही विधा में समेट के उसको परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं। मतलब थिएटर को अगर हम देखें कि थिएटर के अंदर क्या नहीं है, वो तो नाट्यशास्त्र में भी कहा गया है आज से 3500 साल पहले, 2500 साल पहले की, इसमें ना सा विद्या, ना सा योगो, ना सा कला, कोई ऐसी कला नहीं, कोई ऐसा योग नहीं, कोई ऐसा शिल्प नहीं जो इसमें नहीं समाता है। तो मुझे वो चीज़ जो है, हालांकि पढ़ा मैंने इसके बाद में, लेकिन वो चीज़ मुझे समझ जल्दी आ गई। मैं गाना भी चाहता था, मैं डांस भी करना चाहता था, मैं खूब पढ़ना भी चाहता था। तो ये सारी चीज़ें मेरी, अगर मैं खाली पढ़ाई की तरफ चला जाता तो मुझसे ये चीज़ें छूट जाती, या खाली म्यूज़िक की तरफ चला जाता तब भी ये छूट जाती। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो था, मतलब आप कह सकते हैं कि एक जीता जागता, जिसको आप कहते हैं कि एक परफॉर्मिंग वे का आदमी जो है, लिटरेचर जिसके साथ जुड़ा हुआ है, परफॉर्मिंग आर्ट जुड़ा हुआ है, वो आपके सामने है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी, मैं बिल्कुल बताता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका जितनी विधाएं आपके पास थी, आपके पास अगर स्पोर्ट्स था वो भी इसमें अप्लाई हो सकता बिल्कुल, है, लिटरेचर का आपको शौक था वो इसमें अप्लाई हो सकता था, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इसके अलावा परफॉर्म करने का शौक था, क्योंकि कई चीज़ों का मैं विटनेस हूँ। बिल्कुल, आपके कथक डांस का मैं विटनेस हूँ। जी जी जी, ठीक है ना। हाँ। आपकी गायकी की रियाज करने का मैं विटनेस हूँ। आज आप माशाल्लाह रेडियो पे भी गा रहे हैं, मंच पे भी गा रहे हैं, लेकिन वो एक शौक, वो एक जो आपके अंदर वो जुनून था जो कि मुझे ये करना है, ये मुझे सीखना है,
मैं उस चीज़ का विटनेस रहा हूँ। शायद बिल्कुल। आज के दर्शक जो हैं या आज की जो पीढ़ी रंगमंच से जुड़ी हुई है वो उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर सुधीर महाजन जी को मैंने बड़े शुरुआती दौर से देखा है। इनका कथक में रियाज देखा है, इनका मैंने गायकी में रियाज देखा है, इनका मैंने पढ़ाई में रियाज देखा और उसके बाद एक जुनून देखा है। वाकई वो आपका सफ़र है। आज आप जिस मुकाम पे हैं तो वो सारी वो चीज़ों का बिल्कुल मिश्रण है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा जुनून लेके अगर आप आते हैं किसी भी विधा में, क्योंकि विधाएं जो हैं, विधाएं स्पिरिट के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी विधा जो है वो टेक्निकल नहीं है। देखिए, बड़ी पते की बात यह है कि सर्कस में आप लोग देखते हैं कितनी सारे वो स्टंट करते हैं लोग, बट वो एक योगी से कई गुना ज्यादा परफेक्शन बताते हैं करने में, बट वो योगी नहीं है, क्योंकि वहां स्पिरिट लैक करती है। वहां खाली मैकेनिकल है, टेक्निकल है। तो ये जो थिएटर है, थिएटर के साथ इस तरह से जब हम म्यूजिक का रियाज करते हैं या डांस का करते हैं या थिएटर में करते हैं, तो अगर वो स्पिरिट जो है, वो पैशन या डिवोशन कह लीजिए, वो अगर आपके पास है तो आप कोई भी विधा में आ जाइए। क्योंकि अगर आप लिटरेचर में जाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव ए गुड संस्कार ऑफ रीडिंग एंड यू मस्ट हैव ए प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, तभी आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना आप ज़्यादा लिख सकते हैं, ना आपको पढ़ने का शौक़ है, तो फिर वो चीज़ें जो है वो लैग कर जाती हैं, टाइम निकलता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप आपकी अपनी गणना करने लगते हैं, ओह मैंने तो 70 में किया था शुरू, क्या रंगमंच थिएटर किया था शुरू, आज 2020, अरे यार 52 इयर्स। लेकिन जो 52 इयर्स गए वो आपने खाली किया था, हाथ लगाया था, उसके बाद आप गायब हो गए। अब उसकी जो सीनियरिटी है का वो क्लेम जो आप लेते हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी मिलावट है। ये एक पानी का बहाव है, दरिया है। मुश्ताक काक काम करता रहेगा तो वो मुश्ताक काक है, या कोई और डायरेक्टर दुनिया का कोई भी हो, अगर वो कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहे हैं तो है, वरना आपने किया छोड़ दिया। बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप, गुलेरी साहब ने एक कहानी लिखी थी, उसने कहा था, तो वो एक क्लासिक कहानी है। प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है, बड़े भाई साहब, ईदगाह लिखी है, गुल्ली डंडा लिखी है, तो कितनी सारी कहानियां उनकी हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी गुल्ली डंडा, ईदगाह और बड़े भाई साहब लिखने के बाद वो शांत तो नहीं बैठे, उसके बाद उनके ढेरों तो नॉवल है जी, सब कुछ है। तो इस मेरा ये मानना है कि मुझे, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि आपके अंदर ये विधा कैसे पनपी, किस तरह से पनपी, क्योंकि जब आपके पास उस तरह से गाइडेंस नहीं होती, जब आपको कोई एडवाइस करने वाला नहीं होता, तो फिर जब आपको अपने सिर पे करने की बारी आती है तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और जब आप सीरियस होते हैं तो सीरियस होने का मतलब यही है कि आप कोई भी विधा जब पकड़ते हैं तो वो सीरियसनेस आपकी झलकती है। तो वो सीरियसनेस जो थी, मुझे शुरू में पता लग गई थी कि चीज़ों को ऐसे अगर लेना है तो इस तरह से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी ड्रामे किए हैं। जी जी, ठीक है, वेस्टर्न भी किए हैं। हाँ, और उनका वेस्टर्न प्ले का आपने सोलह अनुवाद भी किया है। जी जी जी, उनको 5 plays अडेप्ट का। भी किया है जी मैम। और कुछ ट्रांसलेशंस भी की हुई हैं। आप वेस्टर्न लिटरेचर को, जी क्योंकि आपने उनकी अनुवाद या हाँ, अडेप्टेशन डोगरी में translation। किए हैं, जी जी। अब वेस्टर्न लिटरेचर को और हमारे डोगरी लिटरेचर को कहाँ रखते हैं? अरे देखिए, हमारा जो डोगरी का लिटरेचर है और वेस्टर्न लिटरेचर जो है, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वेस्टर्न लिटरेचर की जो एक टाइम पीरियड है, वो हमारा जो डोगरी का टाइम पीरियड है, वो सब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके वहाँ 15 सेंचुरीज़ में, 16 सेंचुरी में शेक्सपियर थे, जॉन बेंसन थे, और यहाँ 20th सेंचुरी में हमें हमारे राइटर मिलते हैं। सीधा सीधा 500 साल का ये फ़र्क है अगर देखा जाए तो। उसके बाद एक
जिसको आप कहते हैं कि क्लासिक जो है, क्लासिक लिखा जा ग्रीक का जो क्लासिक है, सोफोक्लिस हो चुके थे वहाँ, अपना यूरिपिडीज हो चुके थे, तो वो तो रेनेसां की बात कर रहे थे। मतलब 30 साल कितनी 10-12 सदियां गुजरने के बाद, 15 सदियां गुजरने के बाद वो चाह रहे थे कि हमारा जो है रेनेसां जो है वो क्लासिक जो है वापसी में आए। तभी एलिजाबेथन जो है ब्रिटिश का जो, अगर आप इतिहास देखें तो वो जो समय है जहाँ नासबंद हुए हैं, लुक बैक इन एंगर, ये बड़े देर के प्लेस हैं वहाँ, तो उसके अंदर जो चीज़ें वेस्टर्न के अंदर समय के साथ साथ तब्दीली आती है, जैसे वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो एकदम लिखने का स्टाइल अलग हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वार होती है एकदम लिखने का स्टाइल अलग हो जाता है, बीच में शेक्सपियरन का समय जो है वो एक अलग समय है, उससे पहले एक ओल्ड पीरियड आता है आपका वेस्टर्न में, वो एक अलग है, उससे पहले एक क्लासिक पीरियड आता है जिसमें एरिस्टोटल ग्रीक के हुए हैं वो। तो उस तरह से डोगरी के अंदर वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिलती हैं, हमें सीधा सीधा मिलता है 20th सेंचुरी, जब सब कुछ हो चुका, काम हो चुका था, तो वो हम आते हैं इस पे। मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, मूल नाटक लिखने की कभी इच्छा, मतलब वेस्टर्न लिटरेचर से ठीक है पढ़ लिया आपने, बहुत काम कर लिया, आप मूल नाटक की तरफ कभी आए, या हमारे डोगरी में मूल नाटक इतने ज़्यादा क्यों नहीं लिखे जा रहे? हाँ, मूल नाटक का मैं एक इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस टेक्नोलॉजी, जैसे मराठी में, यस यू आर राइट, बांग्लादेश में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इंफॉर्मेशन के दौर में सबसे पहले बड़ी बात जो घटना हुई है, घटना यही हुई है कि जो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर से मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो रंगमंच करता है, एक है जो लिखता है, तो इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा गैप होने लगा। तभी आप देखते हैं कि आपको 80s के बाद जो प्लेज हैं वो आपको उसमें डायरेक्टर झलकने लगा, स्क्रिप्ट जो है वो वहाँ से गायब होने लगी। कारण उसका यही है कि जितनी शिद्दत के साथ प्रैक्टिशनर ग्रो कर रहा था उतनी शिद्दत के साथ वो प्ले राइट नहीं कर रहा था। प्ले राइट एक किसी सीमा के साथ बंधा हुआ था, उसको नहीं ये पता लग रहा था कि थिएटर के अंदर संभावनाएं जो होती हैं चेंज हो रही हैं। हाँ, और संभावना मतलब थिएटर के अंदर क्या संभावना नहीं है। आप ये देख लीजिए ना अपना जैसे कि अंकुर जी ने काम शुरू किया कहानियों का और मतलब बिल्कुल स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत ही नहीं महसूस। मोहन महर्षि ने मतलब वो हाथी तक चला दिया था, हाँ, स्कूटरी चला दी थी, बिल्कुल। तो ये संभावनाएं जो हैं डोगरी जो है रंगमंच के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि वेस्टर्न में भी अगर उस इरा को अगर आप छोड़ देते हैं तो भी मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ डोगरी थिएटर के साथ नहीं है, ये जो प्रैक्टिशनर वाला एस्पेक्ट है वो बड़ी तेजी से उसकी पेस जो है बहुत स्पीड के साथ आगे गई है, क्योंकि उसके पास सारे धुरे हैं उस तरह से काम करने के। उसको लाइटों का एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो कास्ट्यूम का कर सकता है, सेट का कर सकता है, एंट्री एग्जिट एक्टर। लेकिन एक बात मुश्ताक साहब आप कंक्लूड करने वाले हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुनिया भर की लाइट्स आप चला दीजिए, दुनिया भर के आप एक्सपेरिमेंट कर दीजिए, बट उसका सेंटर पॉइंट जो है वो एक्टर है। एक्टर नहीं है तो कहीं भी आपको थिएटर नहीं है। वो आपकी डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कोई और जानरा हो सकता है, बट थिएटर जानरा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं बार बार यही आपसे कहूंगा कि एक्टर की ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है बेसिकली एक्टर का ही मीडियम है थिएटर। तो अगर आप उसको उसमें से लेस करके अगर आपने इडियम्स और नए नए मुहावरे देने, एक्सपेरिमेंट देना शुरू करेंगे तो थिएटर तो नहीं, एक्टर तो उसमें से गायब हो जाएगा, बाकी चीजें रह जाएंगी। लोग घर से थिएटर देखने आते हैं, ना कि म्यूजिक सुनने आते हैं, ना कि लाइट देखने आते हैं, ना कास्ट्यूम, वो एक बंदी हुई बता देखने आते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज एक दौर, हर एक दौर का एक 5 साल का एक दौर आता है, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये फलाना टमकाना, ये सब कुछ, लेकिन जो मूल जान है वो 2 चीज़ें हैं। जी। एक तो आपकी टेक्स्ट स्क्रिप्ट, यस हम उसको भी इनकार नहीं कर सकते। नेवर। दूसरी चीज जो हमारी आती है वो कलाकार, वो पात्र, वो एक्टर। और एक्टर का रियाज होना, उसकी प्रैक्टिस होना, जो मैंने कहा एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों चीजें। और हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमारी यहाँ यूनिवर्सिटीज बहुत बन गई, सेंट्रल भी बन गई,
दूसरी भी बन गई, श्रीनगर बन गई, जम्मू बन गई, इधर बन गई, उधर बन गई, बट कहीं भी ड्रामा डिपार्टमेंट नहीं बन पाया। सिवाय कल्चरल एकेडमी में एक ड्रामा सेक्शन है, वो काम कर रहा है, या जो सेक्शन भी है एक बंदे की। एक बंदे की। लेकिन ड्रामे की ट्रेनिंग बच्चों को नहीं। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से आप भी, मैं बिल्कुल आज से 25 साल पहले मैं आप गए, इंडियन थिएटर से पास आउट होके आए, और उसके बाद आपने दिल्ली में एक अलग सा स्ट्रगल किया, क्राफ्ट को लेके काम किया, इन सब चीज़ों को काम करने के बाद एक्टर, आज हमारा जो जम्मू का एक्टर जी जी, हमारे जो पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, वो किस तरफ है? क्या वो रियाज करना चाहती है, मेहनत करना चाहती, क्या कहाँ है वहाँ? हम कहाँ खड़े हैं? नहीं, हम यहाँ खड़े हैं बिल्कुल हम सही। तो वहीं खड़े हैं, पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हम उनको कहाँ देख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा एक कन्फ्लिक्ट वाला सवाल है, क्योंकि ये जो जनरेशन है, आज की जनरेशन जो है, खासकर जिस तरह से आपने कहा कि 5 सालों के बाद हो रहा है, वो जनरेशन जो है, देखिए आजकल सबसे बड़ी एक विडंबना जो है, एक त्रासदी जो है, वो यही है कि टीचर और लर्निंग का जो सिस्टम है, क्योंकि टीचर की वो रिगार्ड अब खत्म हो चुका है, खत्म हो के कगार पे है। बिकॉज आप जो कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे करेगा और सब कुछ आपको बाहर निकाल के कहेगा कि आई नो ऑल दैट थिंग, मुझे सब कुछ ये पता है। बट टीचर टीचर होता है, आप वो नहीं जानते। आप सब कुछ जानते हैं, मगर आप वो नहीं जानते जो टीचर जानता है। तो इसलिए टीचर और स्टूडेंट का, दोनों का एक ऐसा रिश्ता है, अगर तो ये रिगार्ड है तो आप सही दिशा में हैं, तो अगर नहीं है तो आप फिर मतलब मैं आज भी सच कहता हूं कि मुझे अपने सभी टीचर्स का बहुत रिगार्ड है। मैं उनको सल्यूट करता हूं, क्योंकि जिस वक्त मैं उनसे सीख रहा था, भले ही आज मैंने बड़ा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट बात यह है कि जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, वो मुझसे बड़ा ज्यादा जानते थे, जो मैं नहीं जानता था। एग्जैक्ट। तो ये हर समय में होता है कि जिस समय में आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिस समय में आप सीख रहे होते हैं, भले ही आप बाद में बहुत कुछ सीख जाते हैं, पर वो समय, वो दौर बहुत जरूरी दौर है। उस दौर की कदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, और अपने अंदर एक जज्बा, एक पैशन, एक डिवोशन जो है रखिए। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप खाली पैशन और डिवोशन से काम चलिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल और फिजिकली भी थोड़ा दोनों तरीकों से सोचना चाहिए, प्रोफेशनल वे से, कि इसके अंदर जो एवेन्यूज हैं, क्योंकि आपने ये खुद चुना है, कोई आपको कहने नहीं आया कि आप ये चुनो। अगर आपने ये चुना है तो फिर जिम्मेदार आपकी है, एवेन्यूज आपने देखने हैं, पढ़ना आपने है, फिजिकली फिट आपने रहना है। अदरवाइज यू कुड हैव चूजन इट सम अनदर जॉनरा। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, ये कड़ी सही है। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि रंगमंच में जो भी दोस्त आए या जो भी बच्चा आए, हाँ, वो पहले अपने आप से ये सवाल पूछे कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, वही W वाला फार्मूला। ये हमारा रंगमंच का सफ़र है। डॉक्टर साहब, गायकी थोड़ा सा आप बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे मालूम है, और आपका एक सॉन्ग है वो जरा बड़ा चर्चित है। कौन सा सर? वो चूहे वाला। अच्छा, हाँ, नहीं सॉन्ग तो नहीं वो तो तो आप चाहते हैं कि इसको मतलब हम कुछ ऐसे नोट पे छोड़े? नहीं, अभी छोड़ना नहीं है। अच्छा, अभी चलना है। अभी चलना है। मैं सर आपका थोड़ा सा इस मूड को थोड़ा सा लाइट करने के लिए एक गाना छोटा सा। मूड तो लाइट है, ऐसी बात नहीं है। और आई फील प्राउड टू सिंग इन डोगरी। श्योर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मातृभाषा है मेरी वो पहचान है, और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं डोगरा हूँ, और डोगरी की वजह से ही मुझे पहचाना भी जाता है। भले ही मैं कोई भी भाषा बोलूं, डोगरा मेरी पहली पहचान, आइडेंटिटी जो मेरी है। तो आपकी जो फरमाइश है, जो बहुत मतलब डोगरी, खैर ये बहुत, ये इसको 25 घंटे का इंटरव्यू होना चाहिए, तभी सेटिस्फेक्शन हो पाएगी मुझे। चले आप कीजिए, देखते हैं कहाँ तक जाता है। हाँ ओ चूहा मड़ा चुड़की टूकी गया,
ओ चूआ मड़ा चुड़की टुकी गया, ओ टुकी टकी चढ़ी गया छत लोको, ओ रसीदा बड़ी गया सब लोको, ओ चूआ मड़ा चुड़की टुकी गया, ओ चूआ मड़ा चुड़की टुकी गया। क्या बात है। तो इसमें आप उस तरीके का ये सॉन्ग नहीं है जो आप अक्सर रिदम के साथ सुनते हैं, इसके बीच में मैंने थिएट्रिकल रंग भरा बिल्कुल है, बिल्कुल, ताकि सुनने वाले जो म्यूजिक के जो बहुत बड़े क्या कहते हैं इसको, ज्ञानी हैं, प्रकांड पंडित हैं, हो सकता है उनके मन में ये आए अरे यार ऐसे नहीं तो ऐसे था, मैंने इसको थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज फर्स्ट आप थिएटर वाले हैं, हाँ ठीक है, इनोवेट करना मेरा वो हक है, हाँ हक है, इनोवेशन फर्ज है, हक भी है और फर्ज भी है। और बहुत से ऐसे गाने हैं जो थिएट्रिकली तरीके से गाए। हबीब तनवीर साहब ने जब बंसी भाई के गाने सुनो ना जी, आप हबीब दिल में एक लहर सी उठी है अभी, वो जमिया ने जिस लाहौर ने देखा, हबीब साहब ने उसको थिएट्रिकल तरीके से गाया, थिएट्रिकल बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आपने जो किया है वो आपने, क्योंकि आपका पहला जॉनर थिएटर है, बिल्कुल बिल्कुल आपने उस तरीके से उसमें वो चीज, वो रस जो है उसके अंदर मैं डालने की कोशिश करता हूं, ताकि लोगों को थोड़ा सा एक चेंज मिले, बिल्कुल कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से हो। देखें डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है कि अगर आप एक ही पैटर्न पे गा रहे हैं तो मैं क्यों सुनूं। हाँ भाई, यू कैन हैव अप्रोच भाई, आजकल सोशल मीडिया पे इतना स्किप करते हैं, आगे चल या आप चैनल टीवी देख रहे होते हैं, आपको कोई चीज नहीं, चल यार दूसरा देख लेता हूँ, तो मैं जब देखूंगा यार ये कुछ और तरीके से, तो मैं सुनूंगा मैं सुनूंगा, राइट मैं उसको सुनूंगा। और उसमें आपका एक जॉनर है थिएटर वाला, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और मैं अब आपने स्पिरिचुअलिटी में भी एमएससी की हुई है, हाँ बिल्कुल, इस विधा का थिएटर के साथ स्पिरिचुअलिटी, हाँ इस विधा का क्या लेना देना है, क्या लेना देना, और थिएटर वालों को इसका क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत कम अवेयर। मैं जम्मू कश्मीर में एक पहला व्यक्ति हूँ जिस, दूसरी बात ये है, सुन लीजिए, क्योंकि आपका जो पहला लेक्चर हुआ था मैंने वो अटेंड किया, आई एम रिकॉलिंग दैट यू वर देयर, हाँ जी आप वहाँ थे, मैंने इसीलिए उस दिन भी जब आपके लेक्चर में वो थिएटर को लेके, तो इसलिए आज मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ का भी आपके माध्यम से थोड़ा सा लोगों को पता चल जाए कि स्पिरिचुअलिटी का जो एक मैं ये अपने सुनने वालों को, मुश्ताक साहब का ये बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये भी एक टैलेंट, एक पहलू टैलेंट है कि आपने एक जाते जाते, क्योंकि एक विधा है, स्पिरिचुअल तो हर व्यक्ति होता है मुश्ताक साहब, आप भी स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि अगर स्पिरिट नहीं है तो हम बॉडी है, फिर तो मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए, स्पिरिट हमेशा होती है। दैट इज मुश्ताक काक को हम तभी मुश्ताक काक कहते हैं कि उसके अंदर स्पिरिट है, और अगर स्पिरिट नहीं है तो मुश्ताक काक या सुधीर महाजन लेट हो जाएंगे, तो ये लेट ना हो, लाइट रहे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी एक पूरी की पूरी एक साइंस है, जिसका एक रिलेशन जो है पूरा साइंस के साथ है। साइंस किसकी? साइंस ऑफ साउल, साइकी की साइंस, वो साइकी की साइंस के साथ उसका साउल है। और थिएटर के अंदर इसकी इतनी यूजफुलनेस है कि कहने की बात नहीं, बिकॉज ये जितनी भी स्पिरिचुअलिटी का जो सिलेबस उन्होंने बनाया है एमएससी, ये टोटली जो है पूरा साइंटिफिक है। और सारे का सारा अगर आप देखें तो गीता जो हमारा एक बहुत बड़ा शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स की वजह से देखेंगे तो उसको बेस करके कि लाइफ का मोटिव जो है एक स्ट्रगल है, विनिंग नहीं है। विकास ट्रेडिशनल वे था। आपको याद होगा कि ओलंपियाड जब 1892 या 4 में शुरू किए गए थे फ्रांस से, तो एंथन एक जगह है ग्रीस में, एंथन में वो स्पोर्ट्स जो हुआ करता था उसका एक 1 पॉइंट फार्मूला था कि दे आर पार्टिसिपेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ विनिंग द गेम्स। उन्होंने चेंज किया कि नो, स्पोर्ट इज नॉट फॉर विनिंग, यू हैव टू पार्टिसिपेट। तो ये पार्टिसिपेशन मीन्स स्ट्रगल। ये आज की जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि लाइफ का मेन मोटिव स्ट्रगल है। आप जब तक जीवित हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके पास इतना करोड़ों रुपया आ गया,
आप नौकरी से रिटायर हो गए, आपके पास कार आ गई तो आपका स्ट्रगल खत्म हो गया। बिल्कुल गलत है ये स्पिरिचुअलिटी ये कहती है, ये गलत है। आपका स्ट्रगल एक अलग तरीके से डायमेंशन ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वो है। फिर बात मैं थिएटर के ऊपर आता हूँ कि थिएटर के ऊपर स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है। आपको साइलेंस में रहना है स्टेज के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि आप डायलॉग बोलते हैं, उसके बाद एक चुप्पी आती है, लोग सोचते हैं कि चुप, लेकिन वो चुप्पी 1000 डायलॉग से ज़्यादा मैटर कर जाती है, वर्ड से ज़्यादा मैटर करती है। तो वो साइलेंस में रहना हमें सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। वो जो एक्टर रोल प्ले करता है, पोर्ट्रे करता है, बिकॉज एक स्पिरिट को छोड़ते हैं आप और दूसरी स्पिरिट को आप अंदर ग्रहण करते हैं। ये पूरी एक साइंस है। ये साइंस तभी हो पाएगी अगर आप उन चीज़ों को बेहतर जानते हैं, नहीं तो अभिमन्यु वाला साहब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आज भी बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि एक थिएटर में रोल करते हैं और उसके बाद पूरी उम्र उस रोल की छाप जो है चल रही होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए उसकी मेथड जो है, मेथड को अपनाना है और मेथड के जरिए ही मीडियम से ही उसको छोड़ना है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डेंजरस। मैं कहता हूँ इससे डेंजरस कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार वो करैक्टर अगर आपके अंदर आ गया, आप तो चाय पीते हुए, माँ के साथ बात करते हुए, दोस्तों के साथ बात करते हुए आप उसी मैनरिज्म में आप जी रहे हैं। तो आपका तो वो एक रोल था जो 1.5 घंटे, 1.25 घंटे में ख़त्म हो गया, और उसके बाद कई शोज आपने उसको करने हैं, देने हैं। वो तभी आप वो जामा पहनिए जब आपको वो ज़रूरत है। अदरवाइज एक आप नॉर्मल इंसान में रहिए। तो यही एक कारण है कि स्पिरिचुअलिटी जो है, ये सब चीज़ें जो है थिएटर के हवाले से मैं कहता हूँ कि दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिट थिंग। और सेल्फ जो आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ जो होती है, मुश्ताक काक अपने अंदर क्या ग्रो कर रहा है सेल्फ को लेके, वो मुश्ताक काक ही जानता है, सेकंड पर्सन नहीं जानता। बिकॉज दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट को आप कैसे पकड़ सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट को आप पकड़ नहीं सकते। मैंने गाना गाया और मैं गाना गाकर फ्री हो गया, आप मेरे शब्दों को पकड़िए ना, कौन कौन से मैंने गाए। सो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब से आपसे बात करने का तो एक लंबा सफ़र चाहिए, बिल्कुल, बहुत लंबा सर, बड़ा। लेकिन हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पे आए और हमारे इस प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लास्ट में ये चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए, हमारे रंग कर्मों जो दोस्त हैं टोटल, या दर्शकों के लिए कोई मैसेज आज के इस कोविड को लेके और इस कोविड की महामारी में हम रंगमंच, हम परफॉर्मिंग आर्ट। मैं बिल्कुल मुश्ताक साहब, आपने कहा कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो परफॉर्मिंग आर्ट भी होगा। और मैं इस आपके इस पहले तो इस जो टैलेंट स्पीक जो आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ, उसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज आई हैव बीन इनवाइटेड हियर। एंड सेकंड थिंग ये कि आपने कहा है कि मैसेज ये है कि रंग कर्म जो है, रंग कर्म एक प्योरिटी का माध्यम है, और जितने आप प्योर रहेंगे इतने आप थोड़ा आगे ग्रो करते रहेंगे। प्योरिटी इन द सेंस, मेरा वो मतलब मत समझिए कि आपको लाइफ के अंदर के जो सच हैं उनको आपको भूलना है, वो बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। जी जी। आपको रोटी भी चाहिए, शाम को सब्जी वाले के पास भी जाना है, टेलीफोन के बिल्स भी हैं, सब कुछ है। वो सब आपको मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ प्योरिटी को निभाना है, क्योंकि आप जिस विदा के साथ जुड़े हैं वो बड़ी साफ विदा है। हाँ, साफ विदा है और चाहती है कि आप प्योर रहें। लेकिन इसके जो आगे बढ़ने के, जाने के, वो करने के वो जो तरीके हैं, वो तो एक हर आदमी का एक इंडिविजुअल प्रयास रहता है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है मुश्ताक साहब, वो सब चीज़ें नहीं सिखा पाता।
जी जो बाद में होती हैं, बिल्कुल सही। मेरी बात समझ रहे होंगे सुनने बिल्कुल वाले, बिल्कुल सही वो कहा। हर आदमी का एक इंडिविजुअल टैलेंट है और प्योरिटी जो है वो आम है, प्योरिटी ही अल्टीमेटली काम आती है और वही आपका एक इंस्पिरेशन भी होगी दूसरों के लिए, मैं ये मानूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप सब दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और डॉक्टर साहब का ख़ास तौर पे कि इन्होंने अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त, हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पे आके प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में। आप सब दर्शकों से गुजारिश है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट भी लिखिए ताकि हम अपने प्रोग्राम में और इसमें प्लस करते जाएं और आप लोग जो गाइड करें हम उस पर अमल करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।